लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस कर रहे हैं सर हम। 6th चैप्टर है आपका, और ये लाइंस एंड एंगल्स आप देखते हैं 7th क्लास में भी होता है, तो वहां से भी काफी सारा बेसिक उठाया गया है। और ज्योमेट्री का पहला स्टेप ही लाइंस एंड एंगल्स है। अब सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको हम कवर करते हैं, फिर हम लोग जो है कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो लाइन है, जिसे हम लाइन कह रहे हैं, नॉर्मली जिसे फुल टर्मिनोलॉजी में स्ट्रेट लाइन भी कहा जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन हम एक्चुअल में कहें किसे? स्ट्रेट लाइन किसको कहें, बनती कैसे है? तो हम लोग कहते हैं जॉइन एनी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन, there will be a straight line. किसी प्लेन में किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, 2D प्लेन में किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब सर किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो उसमें जो ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का रेलेवेंस आप किससे समझ रहे हैं? मतलब पॉइंट क्या है, पहले तो इसी को समझते हैं। तो पॉइंट क्या है? क्या मैं ऐसा एक डॉट लगाकर इसको पॉइंट बोलूं? ऐसा एक डॉट लगाकर इसको पॉइंट बोलूं? क्या मैं इसे पॉइंट कह सकता हूं? तो सर नॉर्मली स्कूल में भी टीचर ही करते हैं, बोर्ड पर ऐसी पेंसिल लगा देते हैं हल्की सी और बोलते हैं सर ये पॉइंट है। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ पॉइंट। आप इसको मैग्नीफाई करोगे तो आपको ये सर्किल की शेप में दिखेगा, और मैग्नीफाई करोगे तो फिर और बड़ा सर्किल होता जाएगा धीरे धीरे। तो पॉइंट के लिए अगर हम समझें, तो पॉइंट जो हमारा है, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। अब ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ये आपको बताता है यूक्लिड ज्योमेट्री, आपका 5th चैप्टर जो हम छोड़ रहे हैं। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, या हम बोलेंगे पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट। उसका कोई हिस्सा ही नहीं है साहब, मतलब प्लेन में वो कोई पार्ट ही एक्वायर नहीं करता है। अब अगर हम इसको पॉइंट कह रहे हैं, तो बेटा इसने कुछ ना कुछ हिस्सा तो एक्वायर कर ही लिया ना, कुछ ना कुछ डायमेंशन तो इसका आ ही गया ना। तो पॉइंट को तो हम मैग्नीफाई करने के बाद भी देख नहीं सकते, दैट्स जस्ट इमेजिनरी सिचुएशन कि किसी जगह को हम पॉइंट की टर्मिनोलॉजी से डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि उसे तो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, इवन मैग्नीफाई करने के बाद जूम करके नहीं देख पाओगे, ठीक है? तो पॉइंट का कोई पार्ट ही नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। फिलहाल अपने समझने के लिए ऐसा दो डॉट लगाकर हम स्ट्रेट लाइन से ऐसा ज्वाइन करके कह जरूर देते हैं कि साहब ये जो है इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन समझने के लिए आप यहाँ पर समझें तो ये पॉइंट नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन में किसको कहूँ? मैं इसको स्ट्रेट लाइन कहूँ, या मैं ऐसा बनाता हूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, या फिर मैं ऐसा बनाता हूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन है? इसमें से स्ट्रेट लाइन कौन सी वाली है? तो सर जब हम बात करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है। जो स्ट्रेट लाइन है दैट ऑलवेज टेंड्स फ्रॉम -∞ टू +∞।
ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन में दोनों तरफ से एरो होता है। जब हम लाइन की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ एरो है। इस दोनों तरफ एरो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये आपकी स्क्रीन तक ही जा सकती है, आप इसको ऊपर तक यहाँ तक कहीं भी ले जाइए, ऐसे सीधी चलती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये पेज एंड हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि लाइन सिर्फ यहाँ तक जाएगी, इसको भी आगे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका 2D प्लेन है वो 2D प्लेन इनफाइनाइटली कंसीडर होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कंसीडर होता है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा साहब। एक कॉपी में तो हमारी लिमिटेशन हो गई कि जितनी हमारी कॉपी है उसको हमने प्लेन सरफेस मान के यहाँ पर लाइन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब प्लेन सरफेस कंसीडर होती है तो उसका कोई एंड नहीं है। समझ पा रहे हो? थ्योरी है, थ्योरी इसी तरीके से पढ़ी जाती है, ज्योमेट्री इसी तरीके से पढ़ी जाएगी, और आपको ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा लेवल आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। नहीं तो लाइन क्या है, ये आपके टीचर 1 सेकंड भी नहीं लेंगे आपको समझाने में। अब सर ये जो दो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है, मैंने ये ड्रॉ किया है, सर ये लाइन नहीं है। तो आप बोलोगे लाइन जैसा ही तो है कुछ। तो लाइन के लिए मैंने कहा कि जो लाइन है आपकी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी, दोनों तरफ एरो है। तो इसीलिए आप देखोगे कि कोई लाइन है, मान लो ए बी, मान लो कोई लाइन है ए बी, इस तरीके से लिख रहा है ए एंड बी। तो इसीलिए लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या करता है, वो इसके ऊपर दोनों तरफ से ऐसा एक साइन बना देता है, दोनों तरफ से एरो वाला। तो इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया? ऐसे ही इसका एक पार्ट जो दोनों तरफ से एंड हो जाएगा, मतलब ये लाइन थी हमारी, इस लाइन का मैंने एक पार्ट ऐसे ऐसे निकाल लिया, तो यहां से यहां तक का जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है ना, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो सर ये जो चीज आप यहां देख रहे हो, दिस इज योर लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट का मतलब है पार्ट, हिस्सा, टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? लाइन का पार्ट, लाइन का टुकड़ा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो तीसरा आप देख रहे हो, एक तरफ से एंड हो जा रहा है और एक तरफ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब चलता जा रहा है, एक तरफ से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी तरफ से चलता जा रहा है, एक ही तरफ एरो बना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग रे बोलते हैं, रे। तो तीनों ही अलग अलग है। समझ में आया? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा लाइन सेगमेंट को? सेम चीज, बिना किसी एरो के ऐसा साइन लगा देगा। रे को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? रे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरफ से एरो बना देगा, एक तरफ से एंड हो जाएगा। अभी क्लियर हो रहा है? कुछ समझ में आया आपको? लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और बेटा ध्यान से पढ़ना ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत अजीबोगरीब है 9th क्लास की। अगर पढ़ना चाहते हो, सॉल्व करना है तो रो धो के कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इस लाइन पर कितने पॉइंट्स होंगे? तो सर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लाइन का डेफिनेशन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सीधा सीधा चलता जा रहा है। और सीधे सीधे के लिए भी हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि किसी भी दो
पॉइंट्स को मैंने प्लेन में ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बनी, और इसीलिए कहा जाता है कि 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन आर ऑलवेज कोलिनियर, ऑलवेज कॉलिनियर, ऐसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब ये कॉलिनियर क्या है? कॉलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में होना। कॉलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में। इसको ब्रेक करके समझो। को लीनियर, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन, और को का मतलब क्या है? एक साथ, कॉपरेशन, हाँ, को एजुकेशन, समझ रहे हो? तो को का मतलब क्या है? एक साथ, टुगेदर। तो क्या मतलब निकल कर आया कॉलिनियर का? जो एक साथ किसमें है? स्ट्रेट लाइन में। तो जो एक साथ स्ट्रेट लाइन में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिनियर बोलेंगे। ठीक है ना? एक सीधी लाइन में आ रहे हैं वो कॉलिनियर है। तो इसी तरीके से जितने भी पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन पे आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अभी समझ में आया कोलिनियर का मतलब क्या है? अभी समझ में आया कोलिनियर का मतलब क्या है? कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अच्छा सर, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना हो तो? अब सर, नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ? नॉन कॉलिनियर जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो आप यहां पर समझ लीजिए कि स्ट्रेट लाइन पर कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट। और वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में होंगे। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट्स हैं? तो जब मैं पूछता हूँ लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट है, तो बच्चे बोलते हैं सर 2 है। 2 कैसे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। सर ऐसा नहीं है, इसके बीच में क्या पॉइंट नहीं हो सकता? यहाँ पर, यहाँ भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। पॉइंट का कोई डायमेंशन ही नहीं है, आप समझ सकते हो। तो इसलिए लाइन सेगमेंट पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और रे पर क्या है? रे पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। समझ में आया? अब सर आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर भी समझ में आया। नॉन कोलिनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये 7th क्लास में आपको बताई गई है, 5th में भी होता था थोड़ा बहुत, पर उसको मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, कभी मैं आगे बढ़ूंगा। समझ नहीं आए तो पूछ लेना। अब सर, एंगल कैसे बनता है? एंगल, एंगल कैसे बनता है? तो एंगल बनता है जहां पर हम एक कॉमन पॉइंट से, जहां पर हम एक कॉमन पॉइंट से दो रेस को प्रोड्यूस करते हैं। ये कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से हमने दो रेस को प्रोड्यूस कर दिया। तो इनके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल बोल रहे हैं। जिसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिग्री का यूज करते हैं। तो ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेस
इस एंगल की क्या कहलाएंगी? आर्म्स कहलाएंगी। समझ में आया? ये जो रेज हैं, ये रेज इस एंगल की क्या कहलाएंगी? आर्म्स कहलाएंगी। ठीक है ना? अब सर आगे बढ़ते हैं। वो बच्चे जिन्होंने ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी या ज्योमेट्री जिनके लिए जहर जैसी है, उनको बेटा बेसिक से ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे। और हो सकता है कि मेरे पढ़ाने की टर्मिनोलॉजी अलग हो जाए, तो इसलिए मेरी ही टर्मिनोलॉजी में बेसिक भी सीख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सर आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स क्या है? तो आप समझ रहे हैं जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, जहां से ये दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं? वर्टेक्स बोल रहा हूं। ठीक है ना? जैसे हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, तो उस ट्रायंगल की कितनी वर्टिसेस होती हैं? 3 वर्टिसेस होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की 4 वर्टिसेस हैं, पेंटागन की 5 है। तो ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब जहां पर एंड हो जा रहा है, लाइन जहां पे इस तरीके से एंड हो रही है, जिधर मीट कर रही है, 3 वर्टिसेस होगी। वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म हो गया, वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म हो गया। इसी तरीके से जब एंगल आ गया, तो अब एंगल भी आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा या नहीं? सबसे पहले आपने पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है। कृष भैया, एक्यूट एंगल का मेजर कितना होता है? अरे बेटा डिफिकल्टी भी आएगी इसमें, अभी पहले बेसिक तो सीखो। एक्यूट एंगल का मेजर कितना है? which is less than 90. मतलब 90 से छोटा होगा तो एक्यूट हो जाएगा। 0 भी आएगा Yes, sir. इसमें? Yes, sir. 0 90 से छोटा है। अगर मैं 0 डिग्री का एंगल बनाता हूं तो क्या वो एक्यूट होगा? Yes, sir. दिशा बेटा, 0 डिग्री का एंगल बनाता हूं तो क्या एक्यूट होगा वो? मैंने उससे पूछा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, उसने बोला 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट है। तो अगर 0 डिग्री का एंगल बोलता हूं तो क्या वो एक्यूट होगा? सर वो एक्यूट नहीं होगा। एक्यूट में 0 डिग्री नहीं आता है, सबसे पहले समझ लो। एक्यूट 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अब यही बेसिक है जहां पे परेशानी हुई बच्चों को। अब अगर मैं बोलूं राइट एंगल क्या है? राइट एंगल क्या है? तो राइट एंगल सबको मालूम है 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। ऑब्ट्यूज क्या है? अब बच्चे बोलते हैं सर 90 से बड़ा। अच्छी बात है, 90 से बड़ा, लेकिन कहां तक? 180 है तो क्या ऑब्ट्यूज होगा? 180 है तो क्या ऑब्ट्यूज होगा? सर 180 है तो ऑब्ट्यूज नहीं होगा, 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे ही 180 होगा तो कैसा एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। इसी तरीके से अगर रिफ्लेक्स एंगल कहता हूं, तो रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक? 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। अगर 360 है तो वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, उसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है। आपको मालूम है कि किसी पॉइंट के चारों तरफ किसी प्लेन में 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं हम लोग। और इसीलिए अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो एक्यूट नहीं होता है। समझो कैसे?
सर ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पर मेरा 0 डिग्री का एंगल, मतलब ये ऐसे समझते हैं, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से जब मैं इसके चारों तरफ एंगल बनाऊंगा, यानी कि ऐसा एक सर्किल टाइप, तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगा पूरा। इसीलिए कहा जाता है कि सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो सर यहाँ पर ये पूरा 360 डिग्री है एक सर्किल टाइप का, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल बोल रहे हैं। अब अगर इधर से 360 डिग्री बन रहा है तो एक तरफ से 0 डिग्री बन रहा होगा ना। 0 डिग्री कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी पहली आर्म और आपकी दूसरी आर्म एंगल की एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? ये जो आपकी आर्म्स हैं, ये अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा ना, क्योंकि उनके बीच में जो ये गैप रहेगा ये होगा ही नहीं। और सर अगर यहां से देखें तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसे हम कंप्लीट एंगल कह रहे हैं। ऐसे समझो, अगर ये एक एंगल है और मैं बोलता हूं कि यहां पर ये वाला जो एंगल है इधर से इधर तक का, ये 120 डिग्री है, तो बेटा यहां से यहां तक ये जो एंगल बन रहा होगा ये 240 होगा ना। क्यों होगा 240? क्योंकि किसी पॉइंट के चारों तरफ हम 360 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो अगर इधर से 120 बन रहा है तो इधर से 240 बनेगा। अब होपफुली समझ में आ गया होगा, वैसे ये बताने की चीजें तो है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो। कशिश बेटा समझ में आ रहा है आपको? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप गायब हो जाते हो बीच बीच में। अच्छी बात है। अब देखो, और अच्छे से पढ़ना ज्योमेट्री, पुराना चैप्टर निकल गया कोई बात नहीं, इसको अच्छे से पढ़ना। अब सर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, जैसे लिखता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जहां पर भी आएंगे वहां पर आप समझ लेना 90 डिग्री की बात हो रही है। मतलब अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम ये कहेंगे कि वो एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जरूरी नहीं है 30 डिग्री 60 डिग्री, कुछ भी हो जाए। एक हो गया 35 डिग्री और दूसरा हो गया 55 डिग्री, तो सर ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। एक हो गया 1 डिग्री और दूसरा हो गया आपका 89 डिग्री, तो सर ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरीके से दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है सप्लीमेंट्री, और ये बहुत यूज होगी, ध्यान से सुन लो, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होगा, 90 से कम। नहीं बच्चे नहीं, 180 डिग्री होगा जिनका सम, जिनका सम 180 डिग्री होगा। दोनों 90 से कम होंगे ऐसा नहीं है।
सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया, जैसे एक एंगल आपका 20 डिग्री है, दूसरा 170 है, तो सप्लीमेंट्री हो गया। एक 90 है, दूसरा भी 90 है, तो भी सप्लीमेंट्री हो गया। एक एंगल आपका 30 डिग्री है, दूसरा आपका 150 डिग्री है, तो भी सप्लीमेंट्री हो गया। यहाँ तक कि अगर एक एंगल आपका 1 डिग्री है और दूसरा एंगल 179 डिग्री है, तो भी सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है। अभी तो बताया था कि स्ट्रेट एंगल बनता है उसे सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। अब सर फर्दर इसमें जो टर्मिनोलॉजी आ रही है दैट इज एडजेसेंट एंगल्स, और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसको समझने में। तो पहले तो ये समझो कि एडजेसेंट का मतलब क्या है। एडजेसेंट का मतलब होता है बिसाइड्स। क्या मतलब है एडजेसेंट का? बिसाइड्स। अब बोलो बिसाइड्स का क्या मतलब है? बिसाइड्स, या आप ऐसे समझ सकते हो नेबर। ठीक है, नेबर, इमीडिएट नेक्स्ट, मतलब उसका पड़ोसी हो गया एक तरीके से, समझ गए? चिपका हुआ है उससे जो, तो एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब चिपका हुआ है। ठीक हो गया। अब दो एडजेसेंट एंगल्स हम किसको कहेंगे? किसी भी मेजर में हो सकते हैं ये, समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? अभी यहां पर ये हमने दो एंगल्स प्रोड्यूस किए हैं इस कॉमन वर्टेक्स से। इस कॉमन वर्टेक्स से हमने ये दो एंगल्स प्रोड्यूस किए हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है वो इसका एडजेसेंट है ना, इसका पड़ोसी है या नहीं? बिल्कुल चिपका हुआ है, पड़ोसियों की दीवार चिपकी हुई होती है, वैसे ही पड़ोसी एंगल है ये, ऐसे समझ लो हिंदी में। समझ में आया? अब तो समझ में आया? नहीं आया? एडजेसेंट एंगल का मेजर कितना भी हो सकता है, इनकी खासियत ये होगी, इनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होगी और साथ ही साथ एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। एक आर्म कॉमन होगी तभी एडजेसेंट होंगे। अभी देखने में ऐसा लगता है कभी किसी किसी केस में कि वो एडजेसेंट हो रहे हैं, लेकिन वो होते नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि वो एडजेसेंट हो रहे हैं, लेकिन वो एडजेसेंट होते नहीं है। कुछ इस तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो, तीसरा क्या एक चौथा भी ले आते हैं। तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है। तो आप इसमें बताओ कौन कौन सा एडजेसेंट है? ये हमने मान लिया सपोज ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। अब इसमें कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं? अब आर्म तो सभी, वर्टेक्स तो सभी की कॉमन शेयर हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो वर्टेक्स तो सभी की कॉमन है। देखो कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पर। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? तो ए के एडजेसेंट कौन कौन है? ए के एडजेसेंट कौन है? B and D. ए के एडजेसेंट डी है, ए के एडजेसेंट बी है। ठीक है? तो बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं,
वो कहते हैं ए के एडजेसेंट डी है और ए के एडजेसेंट बी है, डी फॉर डॉग बी फॉर बॉल। तो गलती से वो ये भी मान लेते हैं कि डी और बी भी एडजेसेंट हो गए। डी एंड बी एडजेसेंट नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, इसीलिए इनिशियल्स बोल रहा हूं। बी फॉर बॉल, बी फॉर डॉग, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोलूं कि बी के एडजेसेंट और कौन सा है, तो बी के एडजेसेंट सी है ना। वैसे ही मैं कहूँ सी के एडजेसेंट और कौन सा है, तो सी के एडजेसेंट डी है। समझ में आया? चिपके हुए एंगल, उनकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट कहानी आ रही है, दैट इज ऑफ लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर ये तो कोई भी नहीं भूलता, सबको मालूम होता है। लीनियर मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, या आप लाइन सेगमेंट समझ सकते हो। लाइन सेगमेंट है या स्ट्रेट लाइन है, जो भी कहना चाहो। यहां पर एक पॉइंट लेकर मैंने इस पॉइंट से एक एंगल प्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है? एंगल प्रोड्यूस कर दिया मैंने यहां से। तो जब ये एंगल मैंने यहां से प्रोड्यूस किया, तो ये और ये दो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, आप देख रहे हो। मतलब एक आर्म प्रोड्यूस कर दी मैंने, फिर दो एंगल्स बना दिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल ए और बी, ये दोनों एंगल्स क्या हो रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। और अगर ये स्ट्रेट लाइंस पे बन रहे हैं, तो इनका जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री रहेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? भाई ऐसे समझो कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, एक आर्म तो कॉमन है, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये स्ट्रेट लाइन बना रही होंगी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से अगर आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बिल्कुल एडजेसेंट, एकदम चिपके हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के लिए दोनों एंगल्स का एडजेसेंट होना जरूरी है। पहली बात तो क्या है? एडजेसेंट हो। दूसरी बात क्या है? किस पे बन रहे हो? स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हो। तीसरी बात क्या है? स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होंगे तो उनके एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो फिर वो लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। मतलब एक एंगल कहीं बन रहा है और एक एंगल कहीं बन रहा है, दोनों का सम 180 है, तो वो लीनियर पेयर नहीं है। सप्लीमेंट्री हो सकते हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। पता चला एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल कहीं और बन रहा है। मतलब एक एंगल यहाँ बना दिया तुमने, एक एंगल यहाँ बना दिया। इसको तुमने बोला ये 120 है और ये 60 है, और तुम बोलो ये लीनियर पेयर है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहे। बाकी बातें कल होंगी सर, आज इंट्रोड्यूस करा दिया आपको मैंने।